कॉपी दिखाना। फिजियोलॉजिकल बैरियर शुरू करना है। अभी तक तो हम लोग मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब मैं चलिए तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज हम लोग देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने इननेट इम्यूनिटी का डिस्कशन शुरू किया था और इननेट इम्यूनिटी के 4 प्रकार हमने देखने थे, जिसमें से एक हमने देख लिया था और दूसरा हम पढ़ रहे थे जिसको हम लोग बोल रहे थे फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी हमने लिखा था कार्यकी अवरोध, यानी शरीर में होने वाली क्रियाओं या उनसे बनने वाले उत्पाद या शरीर के स्त्राव के कारण मिलने वाली प्रतिरक्षा, यही लिखना था। तो लिखो शरीर में होने वाली क्रियाओं, शरीर में होने वाली क्रियाओं या उनके उत्पाद, शरीर में होने वाली क्रियाओं या उनके उत्पाद, होने वाली क्रियाओं या उनके उत्पाद एवं शरीर में स्त्राव से मिलने वाली प्रतिरक्षा, एवं शरीर में स्त्राव से मिलने वाली प्रतिरक्षा, शरीर में स्त्राव से मिलने वाली प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। उदाहरण लिखो। उदाहरण नंबर 1, अमाशय में HCl का स्त्राव। उदाहरण नंबर 1, अमाशय में HCl का स्त्राव जो अति अम्लीय होता है। अमाशय में HCl का स्त्राव जो अति अम्लीय होता है, pH 0.9 से 1.8, जो अति अम्लीय होता है, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। अति अम्लीय होता है, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। दूसरा लिखो। दूसरा है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो लार तथा आंसुओं में पाए जाते हैं, जो लार तथा आंसुओं में पाए जाते हैं, ये भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये बैक्टीरियोसाइडल होता है, और जब लार का स्त्राव होता है तो लार में भी पाया जाता है, और जब आंसुओं यानी अश्रु का स्त्राव होता है तो उसमें भी पाया जाता है। आंसू कब आते हैं?
तो ये कोई नहीं कहेगा जब याद आती है। आंसू कब आता है? जब आप भावनात्मक रूप से या तो बहुत दुखी हो या तो बहुत खुश हो, तभी आते हैं आंसू, है ना। याद आती है घर वालों की, माँ बाप की, है ना। माँ बाप की याद आती है जब आप घर से दूर हो तो। हाँ, नहीं हम कुछ नहीं सोच रहे, हमारी सोच एकदम सही है, तुम्हारी सोच गंदी है, हैं? तो भाई घर से दूर हैं, अब किसी दिन ऐसा हुआ कि आप नए नए घर से आप हॉस्टल आए हो और हॉस्टल का खाना मिला और खाना देखकर आपके आंसू बाहर आ गए। मम्मी के खाने की फिर अहमियत पता चलती है ना, कि मम्मी रोज रोज यार तुम रोटी और टिंडे की सब्जी क्यों बनाती हो। पता चलता है कि वो टिंडे की सब्जी भी हाँ बेहतरीन होती है, क्योंकि असली टिंडा तुम अब खा रहे हो, ठीक है, हॉस्टल में या मेस में। और तब घर वालों की याद आती है। कितने लोग दिवाली में घर नहीं गए थे? ऐसे कुछ लोग हैं क्या जो दिवाली में घर नहीं गए? नहीं, हम पढ़ेंगे, रूम पे रहेंगे, हम तपस्या करेंगे। ऐसा भोकर भोकर के रोए हैं ना वो दिवाली के दिन। भाई सब लोग मिठाई खा रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, तो ऐसा सब फालतू की बातें हैं। तो जब आंसू आते हैं तो लाइसोजाइम स्रवित होता है, और वो लाइसोजाइम आंखों को साफ करने में सहायक होता है, क्योंकि आंखों में अगर सूक्ष्म जीव वगैरह है, अगर आंखों में सूक्ष्म जीव वगैरह है तो वो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। किससे? लाइसोजाइम से। तो कभी कभी रो लेना चाहिए, ठीक है। मेरा ये बड़ा ही पसंदीदा वाक्य है कि कभी कभी रो लेना चाहिए जब याद आ जाए, है ना। अब तो नाम भी भूल गया है। क्या याद दिला दिए तुम लोग, हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या बोल रहा है विकास? बता तो क्या बोल रहा है। विकास बोल रहा है, विकास रो रहा है। देख, सुन बे, पढ़ लो, है ना, पढ़ लो, नहीं तो एक गाना याद आएगा, ठुकरा के मेरा प्यार, है ना। तीसरा लिखो तापमान। तीसरा लिखेंगे तापमान, टेम्परेचर। हाँ भैया, सब बढ़िया, सब कुशल मंगल, आनंद मंगल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तापमान। तो हमारे शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, वो खुद इतना सक्षम है कि उसकी वजह से कई सूक्ष्म जीव शरीर में वृद्धि नहीं कर पाते, और वो शरीर का सामान्य तापमान भी शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो लिखो, शरीर का सामान्य तापमान, शरीर का सामान्य तापमान, शरीर का सामान्य तापमान भी शरीर में, शरीर का सामान्य तापमान भी शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को, शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को, शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, शरीर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। कौन रोकता है भाई? सामान्य तापमान।
और जब बुखार होता है तो तापमान बढ़ता है कि कम होता है? तो बुखार में तापमान और बढ़ जाता है, यानी तब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और ज्यादा कम करता है। तो बुखार अच्छी बात है। बुखार आना क्या है? किसको किसको ऐसा लगता है कि बुखार आना अच्छी बात है? जरा हाथ ऊपर करो, अभी बुखार तुमको दिलाते हैं। बुखार आना वास्तव में अच्छी बात है। बुखार आने पर यह पता चलता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। बुखार, दर्द, दुख, पीड़ा, गम, मतलब इतना नहीं, लेकिन बुखार है ना, दर्द, पीड़ा, ये सब ऐसे सूचक हैं जो ये बताते हैं कि शरीर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जैसे मान लो तुम दौड़ते हुए जा रहे हो, गिर गए और जहां चोट लगी वहां घिस गया है, छिल गया है, दर्द हो रहा है और दर्द महसूस नहीं हो रहा, तो तुम्हें उस चोट का पता चलेगा? नहीं पता चले, तुम और दर्द दौड़ते हुए जाओगे, फिर वो दुर्घटना और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए दर्द होता है कि दुख का पता चले, दुख का ज्ञान होना बड़ा जरूरी होता है। ये बताता है कि शरीर में और जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, तो बुखार में लिखो, बुखार की स्थिति में तापमान और बढ़ जाता है। बुखार की स्थिति में तापमान और बढ़ जाता है। तापमान और बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, 3 हो गए, चौथा लिख लो, एक लाइन और। जनन मार्ग इत्यादि का क्षारीय पीएच, जनन मार्ग इत्यादि का क्षारीय पीएच, जनन मार्ग इत्यादि का क्षारीय पीएच भी कई सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को, कई सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, कई सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा आ जाओ, सेल्यूलर बैरियर। कोशिकीय अवरोध। तीसरा आ जाओ, सेलुलर बैरियर या कोशिकीय अवरोध, सेलुलर बैरियर या कोशिकीय अवरोध। सेलुलर बैरियर या कोशिकीय अवरोध। अब ये सेलुलर बैरियर क्या है जानने की कोशिश करें। जन्म से ही हमारे शरीर में कई ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जो WBC या उसके जैसी कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं प्रतिरक्षा के लिए कार्य करती हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं, और इनसे बनने वाला जो अवरोध है उसे कहते हैं कोशिकीय अवरोध। तो लिखो, शरीर से जन्म से हमारे शरीर में, जन्म से हमारे शरीर में, जन्म से हमारे शरीर में कई, जन्म से हमारे शरीर में कई कोशिकाएं बनती हैं जो प्रतिरक्षा के लिए कार्य करती हैं।
जैसे WBC, मोनोसाइट्स, NK सेल जिन्हें कहते हैं नेचुरल किलर सेल, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज इत्यादि। मैक्रोफेज को कहते हैं भक्षक कोशिका। ये सभी WBC या उसके जैसी कोशिकाएं होती हैं। नाम याद रखना है, मोनोसाइट्स। क्या भैया टाइम वाइम से नहीं आ पा रहे हो क्या? हैं? रात को लेट हो जा रहा है क्या कार्यक्रम में? सुबह नींद देरी से खुड़ रही? नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहे, तुम बैठो आराम से। घर से आ रहे हो? कहाँ घर पड़ता है? बैतूल से आ रहे हो? बड़ी मेहनत कर रहे हो यार। गए क्यों थे तुम? कल क्लास में आए थे? नहीं आए थे? काम था क्या? हार्वेस्टर चल रहा है? धान कट रही? इसके लिए जा सकते हो। और क्या यार, धान जरूरी है ना यार, बिना उसके फिर घर की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? पढ़ाई का क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक आध दिन बहुत जरूरी काम हो पढ़ाई छोड़ी जा सकती है, अब वो वाला समय नहीं रहा। ठीक है? हाँ भाई, जब सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती ना। अब हम ही को कभी कभी होता है धान कटाने जाना पड़ता है गांव। पिछले साल गए थे, इस साल अभी तक बचे हुए हैं, देखते हैं। तो मैं तुम्हारी भावनाओं को एकदम समझ रहा हूं बेटा, है ना। कब पिताजी का फरमान आ जाए, सुनो कल मशीन आ रही है, आना है ना। तो लिखो कि ये सभी WBC के जैसी कोशिकाएं होती हैं। WBC के जैसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें सूडोपोडिया उपस्थित होते हैं। जिनमें सूडोपोडिया उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? सूडोपोडिया। तथा ये भक्षण क्रिया द्वारा भक्षण क्रिया को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। तथा ये भक्षण क्रिया द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं। अगला आ जाओ, साइटोकाइन बैरियर। ध्यान से सुनना, साइटोकाइन बैरियर जो है ये कोशिका विभाजन को प्रभावित करके प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला अवरोध है। लिखो, ये कोशिका विभाजन को प्रभावित करके प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला अवरोध है। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण अवरोध है जिसका नाम है इंटरफेरॉन।
उदाहरण लिखो, इंटरफेरॉन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जाता है, और पूछा इसलिए भी जाता है क्योंकि इसका कार्य महत्वपूर्ण है। तो कैसे कार्य करता है समझो। जैसे मान लो हमारे शरीर में कई कोशिकाएं हैं, ठीक है। मान लो हमारे शरीर में, मान क्या लो, है ही, है ना, मानोगे क्या, एक कोश की जीव थोड़ी है अपन। ये हमारे शरीर की कई कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं में किसी एक कोशिका पर कौन संक्रमण करता है? वायरस। कौन संक्रमण करता है? वायरस, किसी एक कोशिका पर। तो जिस कोशिका पर संक्रमण होता है वो कोशिका एक रसायन बनाता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। कौन बनाता है? जो कोशिका वायरस से संक्रमित हुई है, और वो रसायन अलग अगल बगल की कोशिकाओं में संदेश के रूप में भेज देता है। तो इसका निर्माण कौन करता है? वायरस द्वारा संक्रमित कोशिका, और निर्माण होने के बाद वो बाकी कोशिकाओं में भेज देता है। अब जब ये इंटरफेरॉन बाकी कोशिकाओं में जाता है तो उनमें वो ट्रांसलेशन क्रिया को संदमित कर देता है। कौन सी क्रिया को? ट्रांसलेशन क्रिया को संदमित कर देता है। और अगर ट्रांसलेशन क्रिया संदमित होगी तो ये कोशिका विभाजित नहीं होगी। तो ट्रांसलेशन क्रिया को संदमित कर देता है, जिससे कि वायरस इस कोशिका पर अटैक करने के बाद अगर दूसरी कोशिका पे जाता है तो उसमें अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि उसमें क्या बंद हो गया है? ट्रांसलेशन। तो इधर भी नहीं बढ़ा पाता, इधर भी नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि सभी में सूचना पहुंच चुकी है किस माध्यम से? इंटरफेरॉन के माध्यम से। ऐसे में क्या होता है? वायरस संख्या नहीं बढ़ा पाता, तो कुछ समय बाद एक कोशिका को संक्रमित कर देता है, लेकिन एक से अधिक कोशिका पे संक्रमण नहीं कर पाता। और कुछ समय बाद फिर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उस वायरस को शरीर से बाहर निकाल देता। ऐसे में क्या है? हमारा शरीर एक कोशिका का त्याग करते हुए किसके संक्रमण से बच जाता है? वायरस के संक्रमण से बच जाता है। किसकी मदद से? इंटरफेरॉन की मदद से, जो किसको संदमित करता है? ट्रांसलेशन को। अब ये जो ट्रांसलेशन को संदमित करता है, इसलिए इसे ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन या टीआईपी कहा जाता है। और वायरस के लिए काम करता है, इसलिए इसको एंटीवायरल प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीवायरल प्रोटीन। और ये जो इंटरफेरॉन है ये 270 अमीनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन होता है, जिसका स्त्राव कौन करता है? वायरस द्वारा संक्रमित कोशिका। आई बात समझ? लिखो, कि जब शरीर में किसी कोशिका पर वायरस का संक्रमण होता है, जब शरीर में किसी कोशिका पर वायरस का संक्रमण होता है, वायरस का संक्रमण होता है, तो वो संक्रमित कोशिका इंटरफेरॉन प्रोटीन स्त्रवित करती है। तो वो संक्रमित कोशिका इंटरफेरॉन प्रोटीन स्त्रवित करती है। इंटरफेरॉन प्रोटीन स्त्रवित करती है। जैसे, अब कौन कौन सी कोशिका करती हैं? सभी ऐसा काम नहीं करती। जैसे फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, इत्यादि। जैसे फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट इत्यादि। जैसे फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट इत्यादि। फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट इत्यादि। फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट इत्यादि। ठीक है।
लिखो, ये 270 अमीनो एसिड का बना हुआ प्रोटीन है। ये 270 अमीनो एसिड का बना हुआ प्रोटीन है। ये 270 अमीनो एसिड का बना हुआ प्रोटीन है जो आसपास की कोशिकाओं को सूचित करता है, जो आसपास की कोशिकाओं को सूचित करता है तथा उनमें प्रोटीन संश्लेषण, जो आसपास की कोशिकाओं को सूचित करता है तथा उनमें प्रोटीन संश्लेषण, ब्रैकेट में लिखना ट्रांसलेशन, जो उनमें प्रोटीन संश्लेषण, ब्रैकेट में लिखना ट्रांसलेशन, को रोक देता है। प्रोटीन संश्लेषण ट्रांसलेशन को रोक देता है, जिससे वायरस अन्य कोशिकाओं को संक्रमित नहीं कर पाता, जिससे वायरस अन्य कोशिकाओं को संक्रमित नहीं कर पाता, जिससे वायरस अन्य कोशिकाओं को संक्रमित नहीं कर पाता। अगला पॉइंट, इसे टीआईपी इसे ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन या टीआईपी कहा जाता है। इसे टीआईपी ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन कहा जाता है। टीआईपी ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन कहा जाता है तथा एवीपी एंटीवायरल प्रोटीन तथा एवीपी एंटीवायरल प्रोटीन तथा एवीपी एंटीवायरल प्रोटीन भी कहते हैं। एवीपी एंटीवायरल प्रोटीन भी कहते हैं। एंटीवायरल प्रोटीन भी कहते हैं। ये हो गया इननेट इम्यूनिटी यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। अगली हेडिंग डालो, उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा या जिसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक दिन गलती हो गई थी, फोन उठा लिए, माइक चालू है सब। व्यक्ति गलतियों से सीखता है, सही बात है ना। तुम लोग नहीं सीख रहे हैं, टेस्ट में गलती पे गलती दोहराए जा रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलतियां करना कम किया है, रोक नहीं दिया, एकदम कम कर दिया है। गलतियां पहले हो रही थी ज्यादा या कम हो रही थी, अब उससे भी कम हो रही, अब उससे ज्यादा हो रही हैं। कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने गलतियां करना कम किया? 1 2 3, इधर 4। अरे सर, इंसान तो गलतियों का पुलिंदा है। गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? ऐसा क्या यही करोगे क्या? पंचवर्षीय योजना में आए हो अरुण? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
देखो क्या है, पढ़ाई है, मजाक नहीं है, और पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि तुम सब अभिमन्यु हो। ये अभिमन्यु मतलब जन्म से पहले ही माता के कोख में ही सब पढ़ सीख के आए हो, ऐसा है क्या? तो भाई हमें, और देखो इसको हम लोगों ने उसको गलत डायरेक्शन में लेना शुरू कर दिया। हम लोगों ने पढ़ाई को ना बांध दिया है। क्या कर दिया है? जबकि पढ़ाई का उद्देश्य है बंधन को खोलना, दिमाग के बंधन को, समाज के बंधन को। पढ़ाई से लोगों का दिमाग क्या होता है? खुलता है, और हम लोगों ने उस पढ़ाई को ही बांध दिया। 1 साल में सेलेक्ट होके दिखाओ, नहीं तो घर वापिस। यही तो है ना बंधन, बांध दिया। क्यों भैया? अगर मेरी क्षमता, भाई ये पढ़ाई ही कम से कम 2 साल की है। अगर आप 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, क्योंकि इसमें 11वीं 12वीं का ही तो सिलेबस पूछा जाएगा, तो आप अगर 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हो तो आप 11वीं पढ़ते हो, 12वीं पढ़ते हो, और 12वीं के साथ एग्जाम देते हो। लेकिन 11वीं 12वीं में तो हम लोग अपने जीवन के मौज में चल रहे थे। अरे ये मौज करने का समय है। तो हम आते हैं कब? 12वीं के बाद। और 12वीं के बाद आते हैं, और भाई ऐसा नहीं है कि ये कोई आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है कि हम तुमको इतिहास पढ़ा दें, भूगोल पढ़ा दें। साइंस है भाई, साइंस दिमाग वाले लोगों का काम है। कैसे लोगों का काम है? वैसे ही होता है कि 100 बच्चों में से 80 बच्चे जो है साइंस नहीं लेते, और जो 20 होते हैं साइंस ले लेते हैं। अब आप साइंस ले लिए हो, मजाक है ये। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सब आपको पढ़ना है, और बोर्ड लेवल का नहीं पढ़ना है। मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, तुम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मालूम है ना? बॉटनी, जूलॉजी, बायो बोल रहे हैं उसको। अपने सिलेबस का ये भारत का सबसे कठिन एग्जाम है, अपने सिलेबस का। मतलब ऐसे एग्जाम जिसका यही सिलेबस रहता हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता हो 11वीं 12वीं का, तो ऐसे और भी एग्जाम होते हैं ना। CUET होता है, आईसर होता है, और तमाम एग्जाम होते हैं। उन सब सिलेबस में, उन सारे एग्जाम में सेम सिलेबस है, और उनमें ये सबसे कठिन एग्जाम है। अब तुम सोचो कि तुम मुंह उठा चले आए हो विज्ञान पढ़ने, और विज्ञान का सबसे कठिन परीक्षा देने, तो भैया समय तो चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। अब वो गैदरो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻⁻23। मोल क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होती है, रोग क्या होता है, इम्यूनिटी। अब तुमको सब ऐसा है कि अरे सर सब तो एक पेन ड्राइव में डाल के आप दिमाग में ऐसे फीड कर दीजिए। ये विज्ञान में संभव नहीं है। कहानी थोड़ी चलेगी यहां पे कि तुमने कहानी सुना कि हाँ अकबर गए थे और लड़ाई हुई थी फलाना समय में, वो बदलेगा नहीं। यहां परिस्थितियां क्वेश्चन के हिसाब से बदलती हैं। इसीलिए विज्ञान पढ़ना बुद्धिजीवियों का काम होता है। विज्ञान पढ़ना जो है ना, बुद्धिजीवियों का काम होता है। श्रेष्ठता तो है भाई विज्ञान में, है ना? ऐसा नहीं है, श्रेष्ठता तो है। तो अब उसको आप अगर 12वीं के बाद पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरा मानना है कि भाई 2 साल तो उन्हें भी कम से कम मिलना चाहिए। अगर 10वीं के बाद अगर 2 साल का तो सिलेबस ही है। अब ड्रॉपर्स में हो आप, तो आपको ये सिलेबस 8 महीने में कवर करना। अब आप सोचिए कि ड्रॉपर का 2 साल, जो 2 साल का सिलेबस है, वो आपको 8 महीने में कवर करना है। क्योंकि जुलाई जुलाई तक तो लोग आते ही हैं,
और अप्रैल के बाद मई के पहले हफ्ते में परीक्षा होती है। अब इसमें सिलेबस कंप्लीट भी करना है, पढ़ाना भी है, समझाना भी है, रिवाइज भी करना है, सेल्फ स्टडी का भी टाइम चाहिए। और किस स्तर का चाहिए? एकदम एक्सट्रीम लेवल। तो मेरा जो मानना है उसमें समय, भाई सभी आदमी जीनियस नहीं होता। जो सेलेक्ट होते हैं उसमें 2% ही जीनियस होते हैं। कितने? 2%। 98% जो सेलेक्ट होते हैं वो मेहनती होते हैं। अगर हम जीनियस होते, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो जीनियस है? यानी तुम लोग 2% में नहीं हो। जीनियस ब्रेन कौन होता है मालूम? मतलब जिसको 5वीं के बाद ही मालूम है कि मेरा अगला 15 साल का रास्ता क्या है, फोकस। ऐसे भी बच्चे हैं 9th में ही, 9वीं में आए हमारे पास, 9th में ही ओलंपियाड निकाल लिए। साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, ऑल इंडिया रैंक अंडर 20 चल रही है भाई। साइंस ओलंपियाड में स्टेट में फर्स्ट रैंक, 3 बच्चे, एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड। 10th में पहुंचते पहुंचते उसी चीज को डबल रिपीट कर दिया, एनटीएससी में स्टेट रैंक फर्स्ट। ये वो जीनियस होते हैं जिनको, हाँ इनको बचपन से मालूम है, उनको बस गाइडेंस दे दो वो निकल जाएंगे। और अभी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मिला है, एमएएमसी दिल्ली का, जो कि एम्स दिल्ली के लगभग समकक्ष है। तो ये वो बच्चे हैं जिनको मालूम है कि हमें क्या करना। वो 2% है। 98% बच्चे मेहनती, बोर्ड जैसे तैसे पास हुए, फिर आके पता चला कि अच्छा पढ़ाई करनी है, अच्छा, फिर जुटते हैं, खड़े होते हैं। उनको कोई गाइड करने वाला थोड़ी है उनके घर में। अब मैं 2 परिवारों का नाम ले रहा हूं, 2 परिवारों का उदाहरण दे रहा हूं। एक लड़का जिसके पिता भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, माता भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, बढ़िया क्लास 2 शहर में, जैसे भोपाल जो है क्लास 2 सिटी है, क्लास 2 सिटी में रहने वाला लड़का, बचपन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, घर में डॉक्टरों का ही माहौल, भाई माँ बाप दोनों डॉक्टर, घर में डॉक्टरों का ही माहौल, बचपन से ही घर में डॉक्टरी, बात भी घर में हो रही है तो पेशेंट की हिस्ट्री, केस स्टडी, फाइल, यही बात है और क्या, घर में ऐसी सामान्य बात वही चल रही। तो बच्चे का जो टेम्परामेंट है वो बचपन से ही उस फील्ड की तरफ झुकाव बन गया है कि शाम को देख रहा है कि यार लोगों के घर तो नहीं, हमारे घर रोज शाम को 50-100 लोग की भीड़ रहती है, क्या ओपीडी चल रही घर में, माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं, पिताजी के अलग पेशेंट हैं, माता जी के अलग पेशेंट है, दोनों बढ़िया मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। तो बड़ी सामान्य सी बात है कि वो बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बच्चा क्लियर भी करता है, पढ़ने में भी अच्छा है, क्लियर करता है। अभी गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर में, नाम नहीं बताऊंगा। एक बच्चा वो। अब एक बच्चा और है जिसके माता पिता, पिताजी किसान हैं, डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं, शुरुआत के 10वीं तक वो गांव में पढ़ा, पढ़ाई का जो भी वहां पर स्रोत मिल पाया, और वो भी ऐसा गांव नहीं, इसी राजधानी से कम 500 किलोमीटर दूर। अब राजधानी से जैसे जैसे हम लोग 500 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं ना, तो सभ्यता खत्म होती जाती है जैसे जैसे दूरी बढ़ती है। ग्रामीण परिवेश, माता हाउसवाइफ, इकलौता लड़का, बस ये है कि उसके घर परिवार में ये था कि बेटा पढ़ो, कोई गाइडेंस नहीं। वो आता है भोपाल 10वीं के बाद,
संपर्क में आता है, हमसे पढ़ता है, 11वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, 12वीं के साथ बोर्ड एग्जाम निकालता है, 94% नंबर, और अगले साल बोर्डिंग में था तो उस साल नंबर थोड़े कम रह गए, नहीं निकला, और अगले साल एम्स भोपाल मिलता है। तो अब ये बदलाव जो है ना, ये बदलाव ऐसा है कि वो बच्चा औसत है, पहले वाले में बच्चा जीनियस है। तो जो परिवार का जो माहौल है और परिवार का जो सपोर्ट है, ये मैटर करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी को ये मिले और तभी वो आगे बढ़े। 2% ऐसे होते हैं, 98% की कहानी वही है जो वो तो अपने गांव, अपने इलाके का पहला एमबीबीएस बनने जा रहा है, उसके इलाके में कोई एमबीबीएस नहीं है और वो पहला, और अपने जिले का पहला एम्स। तो ये कहानी फिर क्या होती है? सबकी कहानी अलग है, सबके पारिवारिक परिस्थितियां अलग हैं, सबके जीवन का संघर्ष अलग है। आपने अपना जीवन, अपना परिवार, अपना बीता हुआ समय देखा है, आप किस परिस्थिति से आए हो, किस परिस्थिति से लड़के आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो उसका जो परिणाम आएगा, उस परिणाम को एंजॉय करने का अधिकार भी किसका है? आपका। और एमबीबीएस बनने के बाद डिग्री पे एमबीबीएस लिखा जाता है, कितने साल में क्लियर किया ये नहीं लिखा जाता कि तुम 2 साल में निकाले हो या 3 साल में निकाले हो। अब पढ़ाई है, पढ़ाई पे किसी को ये बोल के रोक थोड़ी लगा दोगे कि अरे तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो, पढ़ रहा है ना, इतना टाइम क्यों ले रहे हो, सीखने में समय लग रहा है। और इस बात को मैं इतनी अच्छी तरह समझता हूं क्योंकि मैंने भी वो पढ़ाई करी है, तो मुझे मालूम है कि भाई सीखने में समय लगता है, कोई भी अभिमन्यु नहीं होता। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। कल सर ने ग्रुप में डाला होगा एक उपेंद्र राठौर लड़का, जो इंदौर में अभी अपना उसने हॉस्पिटल वगैरह ओपन किया है। तो अभी मतलब अब तो ऐसा है कि हाँ, हर जिले में अपने बच्चे दिखने लगे हैं कि हाँ, एक घटना हुई थी, तुम लोगों से शेयर किया था, नहीं शेयर किया था कभी। हाँ। एक मेरे परिचित मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, सरकारी डॉक्टर हैं। ये 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की, सरकारी डॉक्टर हैं और वे अगल बगल के ही जिले में पदस्थ थे। तो उनके घर पे कुछ कार्यक्रम था, उन्होंने इनवाइट किया। अब वो सरकारी महकमे से जुड़े थे, तो भाई उनके साथ के भी और डॉक्टर वगैरह आए। तो मैं था कि अरे यार, बड़े भैया हैं, थोड़े 2-3 साल बड़े हैं और अपनी ही फील्ड के हैं, तो चलो चलते हैं उनके। हम गए कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम में जहां गए हम, तो वहां देखते हैं कि भाई उनका ग्रामीण क्षेत्र था, तो गांव के भी बहुत सारे लोग आए। तो वहां देख रहे हैं कि 10-15 डॉक्टर एक जगह खड़े हैं और आपस में उनकी कुछ बातचीत चल रही है। और मैं बढ़िया अपना खाना वाना, अपना तो भाई एक ही उद्देश्य रहता है, मैं अपना खाना, मिठाई पे ध्यान दो भाई, है ना, ध्यान अपना भंग नहीं होना चाहिए। तो मैं अपना खाना वाना खा रहा हूं। तो वो जो भैया थे वो आए, बोले अरे आशीष आओ, चलो तुमको सीएमएचओ साहब से मिलवाते हैं। सीएमएचओ चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, जिले का जो सबसे बड़ा चिकित्सा अधिकारी होता है। तो देखा तो सीएमएचओ साहब खड़े थे और उनकी सेवा में 15-20 डॉक्टर, सर मिठाई ले लीजिए और ये ले लीजिए। हमने कहा चलो भाई सीएमएचओ साहब से मिलते हैं। गए तो जो सीएमएचओ थे वो हमको देख के, अरे सर, वो भाई आके पैर पकड़ लिया,
तो अब वो मेरा पुराना स्टूडेंट निकला, 2010 बैच का। हाँ, हम थोड़े पुराने हैं, है ना, बुजुर्ग टाइप के हैं, है ना। तो 2010 बैच का वो भागा भागा, मुझको देख लिया, भागा भागा आया और पैरों छूने। अब सिनेरियो देखो, वहां पे मैं तो मिठाई खाने गया था यार। ठीक, मेरा उद्देश्य था मिठाई खाना। अब वहां मैं उस पूरे कार्यक्रम का एपी सेंटर बन गया। तो हमने कहा, और मनीष क्या हाल है? मनीष नाम है उसका। बोला, अरे सर बस, और बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात। हाँ, मुलाकात तो हुई, इतने दिनों में अपन यहाँ मिल पाए, ये अलग है। तो अब वहां पर भाई मैं बन गया एपी सेंटर। वहां आसपास सब लोग कि ये कौन है। बोले, इनका तो समझ में आ रहा है कि ये सीएमएचओ साहब हैं, जिले का जो सबसे बड़ा चिकित्सा अधिकारी होता है। ये किसका पैर छू रहे हैं? ये कौन है भाई? ये कलेक्टर है, आईएएस है, कौन है? ये नेता है, कौन है? मिस्ट्री बन जाती है। तो ये एक टीचर की प्रतिष्ठा होती। तो हमारा मान सम्मान वहीं बढ़ता है जब हमारे विद्यार्थियों का मान सम्मान बढ़ता है। तो जब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो उनके नाम के साथ हमारा भी नाम बढ़ता है। और एक घटना हुई थी कोविड के समय। कोविड के समय जो पहली लहर जिसको बोलते थे ना, 2020 वाली, तो परिवार में ही एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कोरोना हो गया। और कोरोना हो गया तो रीवा मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट किया, बहुत आनंद फानन में। अब यहां से हमको भी जाना पड़ा कि चलो वहां। अब भाई, अब रीवा अपन कभी ऐसे घूमने फिरने के लिए जाते थे? कभी ऐसे तो गए नहीं। तो यहां से फिर हम लोग पहुंचे। अब वहां कोई संपर्क नहीं, नई जगह, और कोरोना का समय काल कि हर कोई आपको मदद के लिए भी तैयार नहीं। तो मैं गया। अब वहां पर प्रोटोकॉल उतना कड़ा नहीं था। मैं आईसीयू में गया, बढ़िया, वहां जो पेशेंट थे, पेशेंट से मिला। 2 डॉक्टर आए वहां, जो ड्यूटी डॉक्टर थे, जो वहां पर ड्यूटी में थे, क्योंकि वहां 15-15 दिन की ड्यूटी चल रही थी। आपको अगर मालूम होगा कि एक डॉक्टर जा रहा है तो वो 15 दिन की ड्यूटी कर रहा है, फिर दूसरा जा रहा है। तो यानी अगले 15 दिन वही डॉक्टर रहने वाले थे। तो मैं गया, अब मास्क लगाया था। तो अब मैं डॉक्टर से कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, संवेदनशील केस है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब मैं इतना बोला भाई। अब उस समय डॉक्टर से क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना, जो वहां पर मौके पर जो जिम्मेदार व्यक्ति है उससे आप यही बोलोगे। तो वहां से फिर मैं निकला और वापस जाने लगा। तो जो डॉक्टर था मुझको बड़ा ध्यान से देख रहा है। अब मास्क लगाया था तो केवल हेड कैप लगाया, मास्क लगाया और केवल आंख दिख रही है। अब वो जो डॉक्टर वहां था वो बड़ी ध्यान से देख रहा है। जब मैं चला गया तो वो जो घर वाले मेरे थे उनसे पूछ रहा है, ये कौन है? तो घर वाले ने बोला कि ये वहां भोपाल से हैं। बोले, ये आशीष पालीवाल हैं। अब सोचो, डॉक्टर नाम जान रहा भाई, है ना। तो बोले हाँ। इतना सुनते ही वो भागा भागा आया पीछे डॉक्टर। मैं निकल गया था वहां से। तो बोला, सर सर रुकिए। हमने कहा, अरे ये कौन रोक रहा है? तो बोले सर, मैं आपका स्टूडेंट। और वो 2009 बैच का था। बोले, सर मैं आपका स्टूडेंट। हमने कहा, क्या नाम है बेटा? अब डॉक्टर साहब से बेटा, जब स्टूडेंट है तो भाई अपन, क्या नाम बेटा? तो उसने अपना नाम बताया। तो मुझे याद आया कि हाँ, अब भाई 12-15, जैसे आज तुम्हारा चेहरा अलग दिखेगा और 10-12 साल बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हिप्पोपोटामस टाइप का दिखेगा, है ना।
तो हमने कहा हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा नाम सुना है, और मुझे ये भी याद आ रहा है कि तुम्हारा रीवा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद बोले सर फिर मैं यहीं पर ज्वाइन कर लिया एज ए डॉक्टर। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा बस ध्यान रखना। फिर अरे सर एकदम, फिर उसने पूरा बकायदे 15 दिन तक बहुत विशेष ध्यान रखा। फिर उसके बाद मेरी मुलाकात अभी तक उससे नहीं हुई, लेकिन अब ऐसे ही है, कहीं तुम डॉक्टर वॉक्टर बन जाओ बुढ़ापे में, फोन करूं मैं, हम बोल रहे हैं, पहचानोगे कि नहीं? पहचान लेंगे, पहले पहचानने के योग्य बनो, नहीं तो हम ही नहीं पहचानेंगे। देखो मैं एक बात बता दूं, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है तब तक मैं तुम्हारी सारी जो सपोर्ट है वो सब करूंगा। जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं ना, उनको मैं फिर फोन नहीं मिलाता। जो सिलेक्ट हो जाता है उसको मैं रेयरली फोन मिलाता हूं, रेयरली मतलब कभी, तुम सिलेक्ट हो गए हो, आप आगे जाओ, आगे बढ़ो जीवन में। जहां कठिनाई आएगी वहां बताना, सर ये कठिनाई आ रही, फिर अपन लगाएंगे फोन, किसी को लगाना होगा, अंतरी मंत्री संतरी सबको है। तो हम उसके बाद फिर सेलेक्ट हो गए हो तो उसके बाद अगर मेरा फोन तुम्हें जाए कभी भी, तो मतलब समझ लेना कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। नहीं तो मैं सिलेक्टेड, हाँ जो रह गया, जो सेलेक्ट, उसको मैं फोन मिलाता हूं, क्योंकि उसको हौसले की जरूरत होती है। जो सेलेक्ट हो गया उसको क्या अब हौसला चाहिए, वो आगे बढ़े अपने जीवन में। फिर उसके मेरे जीवन का साथ यहीं तक था, जाओ आगे बढ़ो। हाँ फिर कहीं कुछ कठिनाई